वसीम रिजवी की शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सदस्यता रद्द हो गई है। इस वक्त की ये अहम जानकारी शासन की ओर से आदेश जारी हुआ था। वसीम रिजवी ने पिछले दिनों धर्म परिवर्तन कराया था। धर्म परिवर्तन से पहले वक्फ बोर्ड का चुनाव लड़ा था। 21 वोट लेकर वसीम चुनाव भी जीते थे। वसीम तकरीबन 15 साल बोर्ड के चेयरमैन रहे। वक्फ की जमीनों के खुर्द बुर्द के मामले में वसीम पर केस भी चल रहा है। वसीम पर सीबीआई जांच की जा रही है और अब ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बोर्ड से वसीम की सदस्यता को रद्द करने के आदेश मिले। तो ये तस्वीरें तो हमने जया देख ली और अब एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की बात कर लेते हैं, जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बंगाल की सीएम और साथ ही कुछ और विपक्ष के मुख्यमंत्री एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, जहां टीएमसी लीडर ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। और इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के जयंत चौधरी शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक में बसपा शामिल नहीं होगी। ममता बनर्जी ने आज विपक्ष की दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस, टीआरएस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दल शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की रणनीति तैयार होगी और राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर भी मंथन हो सकता है। तो देखो जया, जहां पर हर एक चुनाव में विपक्ष हालांकि बात तो एकजुटता की करता है, लेकिन हमेशा बिखराव नजर आता है। अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष एक साथ रणनीति बनाने के लिए विचार कर रहा है और जिस बाबत दिल्ली में एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें ये तमाम बड़ी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की पहल है, जिसके चलते दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आज एक बैठक होने जा रही है और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में ममता बनर्जी हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होंगे। और वहीं अब बात करते हैं आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे की। दरअसल शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आज पहुंचने वाले हैं अयोध्या। उनका बहुत अहम दौरा है, जहां पर वो आज सरयू नदी आरती में भी वो शामिल होने वाले हैं। महाआरती जो यहां पर होगी उसमें शामिल होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बिल्कुल। और अगर आदित्य ठाकरे के इस दौरे की बात करें तो सुबह 11 बजे वे लखनऊ हवाई अड्डे पहुंचेंगे, दोपहर 1:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, दोपहर 3:30 बजे वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और तकरीबन 4:45 बजे यानी 4:45 पर रामनगर के इस्कॉन मंदिर में पहुंचेंगे और उसके बाद 5:30 बजे रामलला के दर्शन करने का कार्यक्रम भी है उनका और 6:30 बजे सरयू आरती में वे शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे अयोध्या से लखनऊ के लिए वे रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे भी अयोध्या के दौरे पर आ चुके हैं। वहीं राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर कितना विरोध हुआ था यूपी में, वो किसी से छिपा नहीं है। तो आज आदित्य ठाकरे का दौरा है अयोध्या का और क्या उनका पूरा शेड्यूल रहने वाला है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां आजमगढ़ में उपचुनाव होने में बस 8 दिन का ही वक्त बाकी बचा है। ऐसे में यहां सभी पार्टियों ने प्रचार में जोर लगा दिया है। यहां लड़ाई त्रिकोणीय है, लिहाजा प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं है। आज भी यहां धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। और आज आजमगढ़ में सपा के धर्मेंद्र यादव के लिए सपा के दिग्गज नेता प्रचार करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, अंबिका चौधरी, अबू आजमी धर्मेंद्र के लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ आज आजमगढ़ में भाजपा भी अपनी ताकत दिखाएगी। निरहुआ के लिए खेल मंत्री गिरीश यादव प्रचार करेंगे और साथ ही आज भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली भी निरहुआ के लिए प्रचार करती दिखेंगे। हालांकि इससे पहले भी आम्रपाली उनके प्रचार में उतर चुकी हैं। और अगर बसपा की बात करें तो बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आज मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे और चौपाल करेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे। और वहीं रामपुर उपचुनाव की जंग भी इस बार दिलचस्प होगी, क्योंकि रामपुर में इस बार आजम के खास आसिम राजा और घनश्याम लोधी की बीच में लड़ाई है और आज आसिम राजा के लिए आजम का परिवार प्रचार भी करेगा। और इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम घर घर जाकर आज वोट मांगने वाले हैं। सच मायनों में इस बार रामपुर में आजम खां की अग्नि परीक्षा है। भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी से आसिम राजा की ये सीधी टक्कर है। और वहीं आज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी के लिए प्रचार करेंगे। 23 जून को रामपुर में उपचुनाव है। आजम खान के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई थी, लेकिन इस बार देखिए आजम की
साख दांव पर लगी हुई है। चुनाव प्रचार करते हुए आसिम राजा के लिए अब्दुल्ला आजम आज दिखाई देंगे। उधर बढ़ते हैं आगे और यूपी पुलिस की बात करते हैं। यूपी पुलिस बहुत जल्द ही हेलीकॉप्टर से लैस होगी। जी हां, योगी सरकार में इसके लिए एक मेगा प्लान तैयार किया गया है। विदेशों की तर्ज पर यूपी पुलिस के बेड़े में अब हेलीकॉप्टर शामिल होने जा रहे हैं। और हिंसक भीड़ दंगाइयों से आसमान से यूपी पुलिस कंट्रोल करेगी। कुछ कंपनियों ने इसके संबंध में गृह विभाग को प्रेजेंटेशन भी दिया है। पर्यटन, पुलिसिंग और इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर के उपयोग पर योगी सरकार विचार कर रही है। यूके डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रिटिश हाई कमीशन एयरबेस हेलीकॉप्टर के प्रतिनिधियों ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। एयरबस हेलीकॉप्टर के हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट आदित्य शर्मा ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा, एडवांस एयरबॉर्न सॉल्यूशंस और कानून प्रवर्तन साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए हेलीकॉप्टर के उपयोग पर यह प्रेजेंटेशन दिया था, जिसके बाद अब पुलिस के बेड़े में ये हेलीकॉप्टर्स शामिल होंगे। और वहीं अब बात सीएम योगी की कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को सख्त निर्देश सीएम ने दिए हैं। बिल्कुल, और कई महत्वपूर्ण बैठकें सीएम ने की थी। विवादित मुद्दों पर बयानबाजी को लेकर मंत्रियों से सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी विवादित मुद्दे पर सोच समझकर ही बयान दे। किसी भी मुद्दे पर बयान संयमित होना चाहिए। तो साफ तौर पर ये निर्देश मंत्रियों को सीएम की तरफ से दिए गए हैं। किसी भी मुद्दे पर अगर बयान देना है तो पूरे संयम से सोच विचार के ही देना है। और साफ है जया इससे कि सीएम ये दिखाना चाहते हैं कि वे बिना किसी सोच विचार के दिए हुए बयान से परहेज कर रहे हैं और साफ तौर पर वो किसी अलग मुसीबत में नहीं अपने मंत्रियों को फंसने देना चाहते। और चलिए अब बात करते हैं यूपी में रोडवेज बसों की, जिसके ड्राइवर और परिचालकों की ओर से जगह जगह बसों को खड़ा कर देने की शिकायतों के मिलने के बाद अब परिवहन निगम ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। और हाईवे पर बने अनाधिकृत ढाबों पर अगर रोडवेज बसें रोकी गई तो चालक परिचालक की अब खैर नहीं है। उन्हें 2000 रुपए का सबसे पहले जुर्माना देना होगा। और यही नहीं, अगर यही गलती दोबारा करते हुए पकड़े जाने पर उन्हें संविदा से हटाया जा सकता है, नौकरी से भी उनकी छुट्टी हो सकती है। और देखिए, इस तरह से बसें खड़े करने से अनावश्यक ट्रैफिक लगता है और ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें रोजाना 2-4 दिन से होना पड़ता है और इसी वजह से परिवहन विभाग ये फैसला ले रहा है। और वहीं दहेज उत्पीड़न को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आईपीसी की धारा 498A के प्रावधानों पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत अब इन मामलों में 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं करने के आदेश है। और साथ ही साथ एफआईआर में शब्दों और भाषा की मर्यादा रखने के आदेश भी दिए गए हैं। वकीलों की भूमिका को भी संयमित रखने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। दहेज हत्या विवाद के समाधान के लिए कल्याण समितियों को पहले केस भेजा जाए, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो कई परिवर्तन और महत्वपूर्ण परिवर्तन कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसके बाद देखने को मिलेंगे। 2 महीने तक गिरफ्तारी न करने के आदेश, एफआईआर में शब्दों और भाषा की मर्यादा बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। और चलिए जया, अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं। कानपुर हिंसा के आरोपियों पर एक्शन लगातार जारी है। आज भी कानपुर विकास प्राधिकरण कुछ अवैध इमारतों पर सीलिंग की कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल, और मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी समेत सभी आरोपियों की पुलिस ने 5 दिन की रिमांड और मांगी है। पुलिस रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करेगी। तो कई राज लगातार खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को चाहिए 5 दिन की रिमांड और इसके लिए अब अर्जी लगाई जाएगी। कानपुर पुलिस ने हिंसा के आरोपियों पर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की 5 दिन की रिमांड और मांगी। तो कानपुर और प्रयागराज में कुछ दिनों पहले हुई हिंसा के बाद से माहौल गरमाया हुआ है और ऐसे हालात से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी हालात से निपटने के लिए उरई पुलिस ने मॉक ड्रिल भी की, ताकि हिंसा और बवाल को अगर होता है, बवाल की स्थिति होती है तो फिर दंगाइयों से कैसे निपटा जाए, उसकी तैयारी की गई। आप भी देखिए। ये तस्वीरें किसी दंगे की नहीं, बल्कि दंगा नियंत्रण रिहर्सल की है। इसमें शामिल सभी लोग पुलिसकर्मी हैं।
जिन्हें अलग अलग थानों से बुलाया गया। पुलिस वालों को रिहर्सल कराई गई कि अगर दंगा होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि कैसे कुछ लोग पहले सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, जो कुछ ही देर में हिंसक रूप ले लेता है और प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर देते हैं, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस हल्का लाठीचार्ज भी करती है। पुलिस के एक्शन के बाद भी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं होते। ऐसे में पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी को पीछे न हटता दे उस पर पानी की बौछार की जाती है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अड़े रहते हैं। ऐसे में उन पर एंटी राइट गन से फायर भी किए गए। इसके साथ ही दंगा के दौरान फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाएगा, इसकी भी पुलिस को रिहर्सल करवाई गई, जिसमें दिखाया गया कि ऐसे हालात बनने पर कैसे पुलिस वाले लोगों को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। अभ्यास के दौरान टीम को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक टीम को पुलिस पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई और दूसरी टीम को बचाव की जिम्मेदारी दी गई, ताकि ये जाना जा सके कि वो कितने सतर्क हैं। दंगा नियंत्रण अभ्यास पुलिस के जो है बेसिक पुलिसिंग का एक हिस्सा भी है और साथ ही साथ लोगों को ये प्रदर्शित भी करना है कि पुलिस हमारी हमेशा तत्पर है, तैयार है किसी भी परिस्थिति को सामना करने के लिए। और ये लोगों के प्रदर्शन के लिए भी है, साथ ही साथ हमारी आरटीसी की ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। और दंगा नियंत्रण अभ्यास एक जो हमारी दंगा नियंत्रण योजना है, आंतरिक सुरक्षा योजना है, उसका भी हिस्सा है। पुलिस कर्मियों को बताया गया कि वे दंगे के दौरान आधी अधूरी तैयारियों के साथ मौके पर न जाएं और सुरक्षा के उपकरण साथ रखें। पुलिस जो है किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा रेगुलर ट्रेनिंग करती रहती है, प्रैक्टिस करती रहती है। जो हमारी पुलिस फोर्स है, जनपद की पुलिस फोर्स है, लगभग सभी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी परिस्थितियों को संभालने के लिए और सुलझाने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। 3 जून और 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस वाले हमेशा चौकन्ना रहे और हर हालात से निपट सके। दंगा नियंत्रण रिहर्सल करवाई गई। जालौन से एबीपी गंगा के लिए संवाददाता प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।